भैया। भाई वो खाने वाने का क्या सिलसिला है? भूख लगी है, मतलब कुछ खाने को मिल जाए अगर। कयूं, देख एक बात मुझे बता, ये काम तेरा तो नहीं है, सच सच बता दे। देख तुझे कसम है ऊपर वाले की। बात तो पता चले कि आखिर क्या बात है। पता है तू जानबूझकर भोला बन रहा है, तुझे सब पता है। हमारा इम्तिहान ले रहा है ना तू। पहले क्यों बुझवा रही है? भाई जो बात है वो खुल के बोल दे तू मेरे से। पैसे चोरी हो गए, बक्से में पैसे रखे थे मैंने रॉबी की शादी के लिए जोड़ के। सुबह तक तो थे, मैंने खुद देखे थे अपनी आंखों से। अभी शाम को जैसे वापस आई हूं, 1 रुपया भी नहीं है, कपड़े सब पड़े हुए हैं, ताला भी लगा हुआ है, लेकिन पैसे नहीं है। कहाँ गए पैसे, किसने उठाए? अच्छा, कितने पैसे छुपा के, मेरा मतलब है कि कितना पैसे बचा के रखे थे? अरे मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसे थे वो? वो ज्यादा नहीं थे ज्यादा, 40,000 ही तो थे बस। हाँ, रे बाप 30-40,000 उतनी रकम तू बक्से में रखकर दिन भर घर से बाहर रहती है काम के सिलसिले में, हैं? बहुत ही बेवकूफ है भाई। खुदा की कसम बक्स खाली पड़ा हुआ है, पैसे निकाल दिए, कपड़े सब पड़े हुए हैं। अब मैं खुद देखता हूँ चल के। क्या होगा तेरे देखने से? हाँ क्या होगा तेरे देखने से? पैसे वापस आ जाएंगे। 30-40,000 रुपए चोरी होना कोई छोटी बात नहीं है, और रकम भी कुछ ढीला दमड़ी नहीं। अब बोल मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे पहले बोल दिया होता तो ये दिन देखना नसीब ना होता भाई। ठीक कयूं, अगर तूने हमें तंग करने के लिए पैसे उठाए ना, तो जो खुदा का वास्ता है, ये दुपट्टा भी मैं तेरे पाँव पे रखती हूँ, पैसे लौटा दे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये किसी पराये का काम नहीं है। और ना मैंने तेरे पैसे देखे हैं, और ना मैं ये जानता हूँ कि किसने चोरी किए वो पैसे। कोई सीधी सी बात है, अगर बक्से में पैसे नहीं है तो चोरी हो गए। और चोरी जो है ना वो हमेशा बाहर का आदमी करता है, समझे? और जब ये बात मुझसे पहले से छुपा के रखी है तो फिर मुझे बीच में दरमियान में लाने की जरूरत नहीं है। मैं अलग अच्छा हूँ मैं। हाँ, अगर तू कहती है तो मैं पुलिस में रपट लिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस भी कम से कम 5,000 रुपए उस चोर को खोजने के लिए ले लेगी। बोल, अगर तू कहती है तो मैं अभी ले चला जाता हूँ। मैं बोल। चोर ढूंढने के लिए पुलिस को पैसे देने पड़ेंगे, कहाँ से मैं उसे पैसे दूंगी? कहाँ जाऊं, क्या दुआएं करूं, किस को बोलूं? मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। देख हाथ जोड़ती हूँ, तू थोड़ी कोशिश कर हमें पैसे दिला दे। हाँ
दिला दे पैसे, कसम है तुझे, तुझे भाभी की कसम है। वो मैंने जिन्नात पाल रखे हैं कि मैं चोरी होने वाले पैसों को वापस दिला सकता हूँ। तू बच्चों वाली बातें तू मेरे से क्या कर रही है भाई? अरे मेरे गम ना कर। हाँ, फिर से पैसे जमा कर लेना। तो कभी ये दुआएं देने से चोर पैसे वापस तो नहीं कर देगा, हैं? और सीधी सी बात है भाई, अब तक तो वो खा पी के उड़ा चुका होगा। और जब मैं बस्ती के 2-4 लोगों से कहता हूँ कि वो चोर की खोज लगाएं और बताएं, ठीक है, सही है, मैं कहता हूँ यही चोर है, सीने उठाए, अब चोर चोर को ढूंढेगा। झूठा कहेगा, झूठ बोल रहा है, हमारे तो नसीब ही ऐसे। खुदा पूछेगा इसे, खुदा पूछेगा, अल्लाह देगा हमें। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, अपनी बेटी पे शक करते हो। जब से यूनिवर्सिटी से आई है पड़ी रो रही है, कह रही है अब्बा मुझ पे शक करते हैं, सारी मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। अरे ज़माने भर की लड़कियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, क्या उनकी इज्जत नहीं होती? उनके माँ बाप नहीं होते क्या? तुम्हें तो बस बात का पतंगड़ बनाना आता है। खुदा के वास्ते अपनी बेटी को समझाओ, मेरे पीछे मत पड़ो। तुम्हें पता वो क्या गुल खिला रही? तुम्हें तो बस ये फिक्र है कि वो रो रही है और वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती। इसकी वजह पूछी तुमने कभी? नहीं। अगर इसकी वजह तुम जानती तो उसकी तरफदारी नहीं करती। अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने जो तुम उसके लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा मैं, हकीकत सुनोगी तो तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। मैं भी बहुत शर्मिंदा हुआ था ये बात सुनकर। महल्ले के कुछ लोगों ने तुम्हारी बेटी को एक लड़के के साथ स्कूटर पे बैठते हुए देखा है, घूमते हुए देखा है। ये लड़की मेरी और इस घर की इज्जत दांव पे लगाने पे तुली हुई है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरी मासूम बच्ची के लिए? अरे तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है? अगर महल्ले से किसी की उंगली उठे तो उसकी उंगलियां तोड़ दो, बजाय इसके तुम खुद उस पे उंगलियां उठा रहे हो। जरा भी एहसास है तुम्हें? बस पूरी दुनिया यकीन करे, तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करना। खुदा के लिए मेरी बात पे यकीन करो जुबैदा। देखो रजा, मैं साफ सुथरे अल्फाज में तुम्हें समझा रही, अगर इस घर में रहना चाहते हो ना तो चुप करके कोने में पड़े रहो, हमारे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। समझ आई? दिमाग खराब करके रखा है। राबी, राबी, अरे शमो तू चल आजा, ऊपर बैठते हैं फिर बात करते हैं। आज तुझे बड़ी जल्दी थी घर आने की? अरे जल्दी कहाँ, वो सड़कें, वो चौक, वही अपना घर है, यहाँ आके क्या करना है? तू क्या ये नहीं जानती इस झोपड़ी में हम लोग फिर भी महफूज हैं? वहाँ पता नहीं सड़क पे भीख की आड़ में कब क्या हो जाए। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? हाँ ना। अरे हुआ क्या है? वो जुबैदा बाजी की बेटी थी ना, चंबेली। हाँ हाँ आगे बोल। अभी ठीक से 10 साल भी नहीं हुए थे उसे भीख मांगते हुए। सड़क पे खड़ी हुई थी, कुछ कार सवार आए, मुंह पे कपड़ा डाले हुए, उसको अगवा करके ले गए। कुछ पता नहीं चला। ये तो क्या कह रही है शमो, ये तो बहुत बुरी खबर है। अपनी आंखों से देख के आई हूँ। वो झट से आके उसके अब्बा को बताया है। वो बेचारे अब कहाँ और कैसे ढूंढेंगे उसे? वो अगवा करने वालों ने तो उसे गायब कर दिया होगा ना। उसके घर वालों को पता लगना चाहिए, इतनी बड़ी वारदात हो गई है। इसके अब्बा को जब मैंने बताया वो तो दौड़े पुलिस स्टेशन। हाँ अब तो पुलिस ही उसे ढूंढेगी।
उसका अब्बा बेचारा कहाँ ढूंढ सकता है उसे। शहर के हालात ना बड़े ख़राब चल रहे हैं। मैं तो इस वाक़े के बाद डर के मारे वहाँ से भाग आई। मुझसे तो एक पल वहाँ रुका नहीं जा रहा था। हाँ, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सब प्लान किया हुआ है। ऐसा क्या कर दिया अब्बा ने? जितनी क़यामत उठा रखी है घर में। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं तो जैसे मरे जा रही हूँ ना तुमसे बात करने के लिए। ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों पीछे पड़ी रहती हूँ मेरे? मैं कोई वहीद हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहूं? वहीद? कौन वहीद? अच्छा, नसरीन के भाई ने अपना नाम बदल लिया। सदा होशियार मत बनो तुम, मुझे तुम्हारी पूरी स्टोरी पता है। रोज मोटरसाइकिल पे उसके साथ डेटे मारती फिर रही हो ना, मैं घर पे लाके छोड़ता है। याद है या याद दिलाऊं? तुम्हें गलत फहमी हुई होगी भाभी, कसम से ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो रात को अम्मा के सोने के बाद छत पे कबूतरों को दाना डालने जाती हो और जो छुप छुप के फोन पे बातें करती हो वो मेरी गलत फहमी है ना? अभी तुम्हें भैया की कसम, आहिस्ता बोलो, अगर अब्बा ने सुन लिया तो वो मेरी नाक चोटी काट देंगे। खुदा के लिए चुप हो जाओ। और तुम जो अपने बाप और भाई की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो वो? हम शादी करने वाले हैं। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। देखो तुम्हारी मर्जी है, बनती रहो, पर मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लेना, मेरे मुंह मत लगना, वरना तुम्हारी सारी पोल पट्टी ना अब्बा के आगे खोल के रख दूंगी, समझी? ले चाय पी। वैसे शम्मा, तो है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है। शहर के हालात वाकई बहुत ख़राब हो गए हैं। उस रोज़ पता है किसी ने हमारी झोंपड़ी से आके मेरे सारे पैसे जो मैंने और अम्मा ने जमा किए थे ना, क्यों उड़ा ले गया। अल्लाह खैर करे, क्या तेरी यहाँ चोरी हो गई? हाँ, पूरे 50,000 थे, अब्बा से छुपा के रखे थे। उन्हें तो डर के मारे 20-30 हज़ार ही बताए, लेकिन थे पूरे 50। यार ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसलिए तो रो रो के बुरा हाल हो गया। अभी भी जब याद करती हूँ ना, इतना रोना आता है। अब तो आंखें सूख गई हैं रो रो के। चोरी की ये चौथी वारदात है हमारी जोपर बस्ती में। जिस जोपर बस्ती में दिन और रात में कोई नहीं होता है, वहाँ ये वारदात होने लग गई हैं। कल रात हमारे साथ वाली झोपड़ी में सोने की बालियाँ चोरी हो गई। अपनी शजीला के थे, वो एक घर में नौकरानी का काम करती है, उसी घर की मेम ने उसे दिए थे। उसकी शादी होने वाली है ना। बेचारी, अब तो इसकी शादी का सारा मज़ा ही ख़राब हो गया होगा। हाँ ना।
आज तेरे पास कितनी भीख जमा हुई है? आज तो है ना बड़ी अच्छी दिहाड़ी लगी है। हाँ ना, तेरी जान पहचान बहुत है ना, इसलिए लोग तुझे दिल खोल के भीख देते हैं। और मुझे देख, सुबह से अभी तक सिर्फ 2000 हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं ना सबसे बना कर रखती हूँ, भले उनके दिल की हसरत पूरी ना करूँ, लेकिन उनको इस खुशफहमी में मुब्तला रखती हूँ कि एक ना एक दिन उनके काम ज़रूर आऊँगी। इसी खुशी में वो मुझे पैसे दे देते हैं। और वैसे भी उनको भी पता है कि इसी चौक के मुस्तकिल मकीन है हम, कहाँ जाना है हमने। तू वाकई ना बहुत चालाक है, कोई मुकाबला नहीं है तुझसे मेरा। अच्छा, मैंने सुना है तू कल फैनी से मैंने अस्पताल गई थी, कल पूछना भूल गई थी मैं तुझसे। हाँ, गई थी उससे मिलने। शायरी ठीक नहीं है, बस मौत के करीब करीब ही है। 2 दिन की मेहमान है वो। तुझे बताया उसने अपने बारे में? तू जिस आंटी की बात कर रही थी ना, उसने फेनी और शब्बो को ना पैसों की लालच देके जिस्म फरोशी के धंधे पे लगा दिया, तभी तो उसको ये बीमारी हुई है। जितने भी पैसे उसने कमाए थे ना, सारे उसके इलाज में लग गए। अब तो मजीद इलाज के लिए उसके पास कोई पैसे भी नहीं है, और पैसे लगाने का फ़ायदा भी कोई नहीं। डॉक्टर कह रहे थे कि बस कुछ ही दिनों के मेहमान है वो। मेरी तो तौबा है भाई, मैं ऐसे काम कभी ना करूं। और तुझे पता है, फैनी ने बताया कि शब्बो को ना उस आंटी ने किसी दूसरे मुल्क दुबई भिजवा दिया। फैनी का भी वीज़ा लग गया था, जाने ही वाली थी वो, लेकिन उसे ये बीमारी लग गई ना, पता चल गया उसका। पता नहीं किसी मुल्क लैंड थाईलैंड जाने वाली थी वो बेचारी। सारी मुसीबतें हम गरीबों पे ही नाजिल होती हैं। अच्छा ये तो बता, वो चंबेली का कुछ पता चला? नहीं, कोई खबर नहीं। उसकी झोपड़ी में तो कोहराम मच गया है। मैं तो कहती हूँ अब तक तो उस मासूम सी बच्ची को उन जानवरों ने झंझोड़ के रख दिया होगा, उसके साथ जिनसे ज्यादती करके कहीं फेंक दिया होगा उसको, किसी नाले में या किसी कूड़े के ढेर के पास। उसके ना अब्बा को जाके कह दे कि ये थाने के चक्कर काटने से ना उसको उसकी बेटी नहीं मिलने वाली है। अगर वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है ना, तो जाए किसी नाले में ढूंढे या कहीं झाड़ियों में जाके ढूंढे। सारी ज़िंदगी भी वो थाने के चक्कर काटता रहेगा ना, तो उसे उसकी बेटी नहीं मिलने वाली। जो भी लड़की अगवा हो जाती है ना, वो उनकी जिनसी ज़रूरत भी पूरी करती है और उनके हाथों मर भी जाती है। पता नहीं हमारे नसीब कब बदलेंगे। हमारे नसीब कभी नहीं बदल सकते, यही हमारा मुकद्दर है जो कभी नहीं बदलेगा। अच्छा छोड़, बता क्या खाएगी? कुछ खाने का मूड तो नहीं है, शरबत पिला दे। चलिए ठीक है, मैं भी शरबत बना के लाती हूँ तेरे। फरीद, फरीद। जी बेगम साहिबा। ये सुबह सुबह नीचे क्या शोर शराबा हो रहा है? कौन है वो? माली की बेटी है। माली की बेटी? उसे क्या प्रॉब्लम हो गई? वो सर्वेंट क्वार्टर में एक आदमी बने, उसे देख के डर गई थी। सर्वेंट क्वार्टर में आदमी? जी बेगम साहिबा, वो माली ने भी जाके देखा है, वहाँ एक आदमी रस्सी में बंधा हुआ है। मेरे बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में एक आदमी रस्सियों में बंधा हुआ है? ये कैसे हो सकता है? तुम जाओ जल्दी से और फौरन उसे मेरे पास लेकर आओ। जाओ। जी बेगम साहब।